बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग ऑफ complex data structure into simple and stable data structures। ये डेफिनेशन है इसकी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड एलिमिनेट एनोमलीज। हमने क्या करना होता है? रिडंडेंसी को रिमूव करना होता है, रिड्यूस करना होता है। रिडंडेंसी क्या होती है? जो कि डुप्लीकेशन होती है। एक रिकॉर्ड में एक जगह में कोई और रिकॉर्ड होगा और दूसरी जगह में उसी तरह का एक रिकॉर्ड पड़ा होगा कुछ चेंजेस के साथ। ठीक है, तो इसको डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, यानी कि डुप्लीकेशंस पड़ी होती है। हम पहले डेटे को फर्स्ट एनएफ में करेंगे, फिर सेकंड एनएफ में और फिर लास्ट में थर्ड एनएफ में करेंगे। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज द स्टेप बाय स्टेप डिजाइन टेक्निक दैट ब्रेक्स अ लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर। जो क्या करता है, एक लार्ज टेबल को जिसमें सारी की सारी वैल्यू और डेटा एक ही टेबल में लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल टू रिमूव डेटा रिडंडेंसी। किस लिए करते हैं? ताकि हम डेटे की रिडंडेंसी को रिमूव कर सके एंड अवॉइड अपडेट एनोमलीज। और अपडेट करते वक्त जो हमें प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज फेस होती है उसको भी खत्म कर सके। टेबल्स आर डिफाइंड थ्रू अ सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉर्म। नंबर 1, रिड्यूस रिडंडेंसी हमने करनी होती है। मीन स्टोर ईच फैक्ट वंस इन वन प्लेस। अगर एक ही डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ा होगा तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। तो हमने इसको रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करके क्या करेंगे, हम करना चाहते हैं कि एक ही जगह पे वो स्टोर किया जा सके। एंश्योर इंटेग्रिटी, और हमने इंटेग्रिटी को भी एंश्योर करना होता है। मींस कीप डेटा कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। हमने डेटे को कंसिस्टेंसी के साथ रखना होता है और रिलायबल भी होना चाहिए। Remove anomalies means avoid insert, update and delete errors। हमने anomalies को भी रिमूव करना होता है, यानी कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो इंसर्ट करते वक्त भी हमें वो प्रॉब्लम देता है। ठीक है, अपडेट करते वक्त या डिलीट करते वक्त कुछ ना कुछ एरर दे देता है, डिलीट नहीं कर पाता या अपडेट नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीजन। तो उसको हम anomalies को रिमूव करना होता है। Why normalize avoiding anomalies? Unnormalized table stores the same fact many times which breaks in three ways। कहते हैं क्योंकि जो डेटा नॉर्मलाइज नहीं होता उसमें ये क्वालिटी होती है या खासियत होती है कि वो एक ही डेटा कई जगहों पे वो डेटा पड़ा होता है, सेम ही डेटा कई जगहों पे पड़ा होता है। हमने इस चीज को अवॉइड करना है। इंसर्शन अनोमलीज। इंसर्शन अनोमलीज मींस कैन नॉट ऐड अ न्यू फैक्ट because unrelated data is still missing। For example, can't add course with no enrolled students। ये insertion anomalies है, यानी कि आप कोई कोर्स नया ऐड करना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि आप पहले स्टूडेंट को एनरोल करें। अब लाजमी तो नहीं पहले हमारे पास स्टूडेंट हो गए, हम कोर्स तो कोई भी एनरोल कर सकते ना। तो ये हमारे पास इंसर्शन अनोमलीज आ रही है। Update anomaly। Update anomaly means the same value is stored in many rows, so one change must be repeated everywhere or data becomes inconsistent। यानी कि एक ही वैल्यू डिफरेंट रोज पे पड़ी है तो आपने क्या करना है, उन सबको अपडेट करना पड़ेगा आपको, जिससे डेटा इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तीसरी हमारे पास अनोमली होती है डिलीशन अनोमली। Then deletion anomaly means removing one row accidentally erases other useful data stored only in that row। कहते हैं कि हमने क्या करना है, किसी एक रो को अगर हम एक्सीडेंटली अरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा यूजफुल डेटा भी डिलीट हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन
splits data into related tables so each fact lives in exactly one place, then anomalies can be disappear. तो हमने क्या करना होता है, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे. जब डेटा हमारे पास नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा तो जितनी भी हमने ऊपर अनोमलीज डिस्कस की है ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी. द जर्नी टू क्लीन अ स्कीमा. अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी टेबल को या स्कीमा को कैसे हम क्लीन करते हैं. सबसे पहले हमने फर्स्ट एनएफ में डेटा को कन्वर्ट करना होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में. क्यों? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या इसकी कंडीशन होती है, एटॉमिक सिटी होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज, नो रिपीटिंग ग्रुप, कि आपके पास एक हर किसी सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली वन वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा ना हो. और कोई टेबल का सेल ऐसा ना हो जिसमें कोई वैल्यू ना हो. सेकंड में हमने कन्वर्ट करना होता है सेकंड एनएफ में, और सेकंड एनएफ में हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट एनएफ एक तो आपके पास टेबल फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसमें रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज को हमने रिमूव करना होता है. ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है. पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम थर्ड एनएफ में, लास्ट हमने थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करना होता है. एक्चुअली ये थर्ड एनएफ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी होती है, लेकिन यूजुअली हम थर्ड एनएफ में ही करते हैं. और जो भी टेबल यूजुअली जितने भी बड़ी डेटाबेस हो वो थर्ड एनएफ तक नॉर्मलाइज हो जाती है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेटा हमारे पास और टेबल हमारे पास पहले सेकंड एनएफ में होना चाहिए, और सेकंड एनएफ में होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो डेटा और टेबल हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा. Each form builds on the previous one. You cannot reach third NF without first satisfying one NF and second NF. कहता है कि ये एक NF में कन्वर्ट करने के बाद दूसरे NF में मूव करते हैं. ठीक है, आप ये नहीं कर सकते आपके डायरेक्ट आप बजाय कि आप फर्स्ट एनएफ या सेकंड एनएफ ना परफॉर्म करें, डायरेक्ट आप थर्ड एनएफ में चले जाएं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, अ टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हेन एवरी कॉलम होल्ड्स इन एटॉमिक सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज. कौन सी वैल्यू होती है, इंडिविजुअल वैल्यू होती है और सिंगल वैल्यू होती है हर सेल में, हर कॉलम में. There are no repeating groups and no multi-valued columns. कहता कोई भी उसमें repeating group और multi-valued column नहीं होगा. Every row is unique, identified by a primary key. हर रो यूनिक होगी और उस रो को आइडेंटिफाई किया जाएगा प्राइमरी की के साथ. एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि स्प्लिट मल्टी वैल्यू सेल्स इनटू सिंगल वैल्यूज. हमने अगर मल्टी वैल्यूज के सेल लोगे, हमने क्या करना, उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना. नो रिपीटिंग ग्रुप मीन वन वैल्यू पर सेल, नो कॉमा लिस्ट. ये नहीं है कि आपने एक ही वैल्यू में एक ही सेल में एक से ज्यादा वैल्यू एंटर की है. जैसा कि आपने लिखा, सपोज एक ही सेल में आप लिखते हो मैथ भी लिख दिया, कॉमा आईसीटी भी लिख दिया. अब आपने दो वैल्यू लिख दी कॉमे के साथ, तो आपने ऐसा नहीं करना इसमें. थर्ड प्राइमरी की, ईच रो यूनिकली एड्रेसेबल. हर रो को यूनिकली आपने इसको एड्रेस करना है, यूनिकली एड्रेस करना है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल नंबर 1 क्या है, जैसे कि स्टूडेंट कोर्सेज की. अब देखिए मैंने लिखा 1 स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्सेज. स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम अली है, और ये कोर्स लेते हैं मैथ और फिजिक्स. स्टूडेंट आईडी 2 है, नेम सारा है, और ये कोर्स पढ़ती है केमिस्ट्री बायो मैथ. थर्ड उमर जो कि इंग्लिश पढ़ता है. ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. क्यों नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, अब देखिए मैथ कॉमा फिजिक्स एक ही सेल में दो वैल्यूज दी गई है.
जबकि ये टेबल के रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इन चीजों को खत्म करना है। जब मैं इन चीजों को खत्म करूंगा तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरह का आ जाएगा। क्योंकि अली 2 कोर्स भी पढ़ता है तो मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दिया। मैंने स्टूडेंट आईडी को भी रिपीट कर दिया, नेम अली को 2 दफा लिख दिया, कोर्स को मैंने सेपरेट कर दिया, मैथ और फिजिक्स। फिर नंबर 2 सारा केमिस्ट्री, सारा बायो, और एक सारा का और कोर्स है जो कि मैथ, एक रो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तीसरा देखिए उमर इंग्लिश पढ़ता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, गिव ईच कोर्स इन ओन रो द कंपोजिट की स्टूडेंट आईडी कोर्स नो यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रो एंड ऑल वैल्यूज आर एटॉमिक। कहता है इस तरीके से करने से हमें ये हो जाता है कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स को मिला के फिर हम कंपोजिट की बना सकते हैं। अब देखिए इसमें प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रही है, वन वन 2 दफा आ गया है, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। ठीक है, और इसको 2 मरतबा लिखना हमारी मजबूरी थी। हमने क्या करना था, हमने मैथ कॉमा फिजिक्स को सेपरेट करना था। तो फिर स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती, फिर हमें प्राइमरी की कैसे मिलाना पड़ेगी, हमें प्राइमरी की मिलाना पड़ेगी स्टूडेंट आईडी को और कोर्स को मिला के। अगर 2 कोर्स, 2 टेबल को, 2 कॉलम को एज ए मैं प्राइमरी की लेता हूं तो देन वी कैन से दिस इज कंपोजिट की। Rule of thumb, if you can store a value as a comma separated list, the table is not yet in 1NF। कहता है कि अगर आपने एक ही कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू लिखनी हो कॉमे के साथ तो वो टेबल फर्स्ट एनएफ में नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए फर्स्ट एनएफ की, कस्टमर फोन नंबर्स। ये कस्टमर के फोन नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि देखिए 101 पे जॉन लिखा हुआ फोन नंबर और इसके 2 फोन नंबर लिखे हुए हैं। 102 पे मैरी है और इसका एक ही फोन नंबर लिखा हुआ। 103 पे ली है, इसके भी 2 फोन नंबर लिखे हुए हैं। क्या ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है? क्या आप गेस कर सकते हैं क्या नॉर्मलाइज फॉर्म में है? नहीं। तो हमने इसको नॉर्मलाइज में लेके आना है फर्स्ट एनएफ में। तो हम क्या करेंगे, जहां पे 2 वैल्यू लिखी हुई है उसको 2 रोज में कन्वर्ट कर देंगे। जब मैं 2 रोज में कन्वर्ट कर दूंगा तो 101 की 2 रो आ जाएगी, 102 की भी 2 रो आ जाएगी। अब ये टेबल हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, 1 फोन पर रो। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल है। तो इस तरह जब भी आपने फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करना हो तो आपने इस रूल को लाजमी देखना है। रिजल्ट, ईच रो स्टोर एग्जैक्टली 1 फोन नंबर्स, द डेटा is now atomic and ready for further normalization. Rule of thumb is atomic means 1 value per cell, never a comma or slash separated list. सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या कैसे कन्वर्ट करना है, कहते हैं अ टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। एवरी, और दूसरी इसमें कंडीशन ये कि एवरी नॉन की किसको कहते हैं, एक की होती है, जैसे प्राइमरी की होती है, कंपोजिट की होती है, ठीक है, फॉरेन की होती है, ये की होते हैं ना, और जिसके ऊपर कोई की ना उसको हम कहते हैं नॉन की। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द होल प्राइमरी की। कहते कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट वो फुल एंड फुल उसी पे ही डिपेंड करना चाहिए, प्राइमरी की पे। देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की। कहता उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, कहता occurs only when the table has a composite primary key। कहते ये उस वक्त पॉसिबल होती है जब आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की हो। अ नॉन की कॉलम डिपेंड ऑन ओनली पार्ट ऑफ दैट की इंस्टेड ऑफ द इंटायर की। कहता है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो होगा वो उसके एक पार्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। कंपोजिट की का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉलम को मिला के जो की बनती है वो कंपोजिट की होती है। अब वो कह रहा है कि अगर 2 कॉलम की सपोज मान लीजिए कि आपके पास कंपोजिट की दो कॉलम पे मुश्तमिल है, लेकिन एक नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ एक कॉलम पे वो डिपेंड करता है, दूसरे पे नहीं करता। ठीक है, तो हमने इसको खत्म करना होता है।
So it really belongs in a separate table. तो हमने इसको सेपरेट टेबल में कन्वर्ट करना होता है. सेकंड ये देखिए यहां पे क्रॉस लगा हुआ इन फर्स्ट एनएफ कहते हैं ये टेबल जो हमारे पास लिखा हुआ है ये फर्स्ट एनएफ में तो है लेकिन सेकंड एनएफ में नहीं है. और इसमें की कौन कौन सी है? अब ये कंपोजिट की स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रही है. कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी पे, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी पे. अब देखें यहां पे स्टूडेंट नेम्स डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी. जो नेम है वो नेम सिर्फ आईडी पे तो डिपेंड कर सकता है. अब नेम कोर्स आईडी पे तो नहीं डिपेंड करेगा. कोर्स का और नेम का तो कुछ अलग है नहीं ना. ठीक है. और देखिए कोर्स नेम डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन कोर्स आईडी. जो कोर्स का नाम है वो कोर्स की आईडी पे डिपेंड कर रहा है. तो ये इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं. ठीक है. क्योंकि कंपोजिट की थी हमारे पास कुछ नॉन की एट्रीब्यूट उस पर फुली डिपेंडेंट नहीं कर रहे, उस पर एक कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं. तो इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट कर देंगे. कैसे? ये देखिए स्टूडेंट आईडी को हमने सेपरेट कर दिया. स्टूडेंट्स का नाम दे दिया, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट्स दे दिया. हमने कहा स्टूडेंट आईडी 1 है अली, स्टूडेंट आईडी 2 है डेट इज सारा. फिर कोर्स हमने कह दिया C01 मैथ है, C02 फिजिक्स है. और हमने एनरोलमेंट फिर कैसे की, हमने क्या कि स्टूडेंट आईडी को ले लो, उधर से कोर्स आईडी को ले लो और उनके फर्दर जो भी आपने अदर एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, अदर कॉलम लेने हैं वो ले. फिर हमने ग्रेड लिख दिया ABA. क्लियर? तो ये हमने इन एक टेबल को 3 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया. सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए सेकंड एनएफ की. ये सेकंड एनएफ की एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें हम ऑर्डर लाइन आइटम के टेबल को देखेंगे. आप इसमें देखें कि टेबल फर्स्ट एनएफ में तो है लेकिन यहां पे देखें कि सब के सब नॉन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे या नहीं. जबकि यहां पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी कंपोजिट की है. अब देखिए प्रोडक्ट का नेम डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट की आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. अलोन नॉट द फुली की. तो हम इसको सेपरेट करेंगे. हम सेपरेट कैसे कर देंगे, प्रोडक्ट आईडी और नेम सेपरेट ले आएंगे टेबल में और बाकी ऑर्डर आइटम सेपरेट ले आएंगे दूसरे टेबल में जिसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी होगी. क्लियर? व्हाई दिस मैटर? बिफोर splitting the name, pen was repeated for every order line and update anomalies. After second NF, it store once in the product table, while order item keeps only what depends on the full key. जो कि हमारे पास ये सेकंड एनएफ में आ गया तो हम इजीली इसको अपडेट भी कर सकते हैं और इसमें वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लाजमी है कि टेबल आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बिटवीन नॉन की कॉलम्स के दरमियान. एवरी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली इन द प्राइमरी की. किसमें डिपेंड होनी चाहिए? प्राइमरी की पे. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ए बी पे डिपेंड कर रहा है और बी सी पे डिपेंड कर रहा है. Therefore, A to C indirectly. If key 1 column and column 1 depends on column 2, then column T2 is only transitive related to the key and must move to its own table. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको सेपरेट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल 1 में देखें. इसमें देखिए स्टूडेंट का आईडी
डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे। स्टूडेंट आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी को हम सेपरेट कर देंगे। और डिपार्टमेंट आईडी हम हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमरी टेबल आ जाएगा। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, जितने भी डिपार्टमेंट आए होंगे उनका एक आईडी बन जाएगा और उनका नेम आ जाएगा। और जो स्टूडेंट उनसे रेलेवेंट होंगे उनमें वो डिपार्टमेंट आईडी एज ए एट्रीब्यूट आ जाएगा स्टूडेंट के टेबल में। बेनिफिट, रीनेम अ डिपार्टमेंट वंस इन द डिपार्टमेंट table and every student reflects it instantly, no repeated inconsistent data. Third normal form, example number 2, employee and location. For example, this table is not in third NF but is in second NF. Employee ID E1 or John, in the E name is John, for example. Zip code एंड न्यूयॉर्क सिटी। अब सिटी डिपेंड कर रहा है जिप कोड पे, ठीक है। अब तो इसलिए हम क्या करें, सिटी डिपेंड्स ऑन जिप, नॉट ऑन एम्प्लॉय आईडी। क्लियर? तो हम इसको क्या करेंगे, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे। कैसे? इस टेबल को सेपरेट कर देंगे। एम्प्लॉय का एक टेबल बना देंगे हम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और जिप कोड के साथ, और फिर जिप कोड को भी एक सेपरेट बना देंगे हम सेकंड टेबल में, जिप कोड और सिटी के साथ। Now in third NF, city lives with the zip code. It truly depends on adding a new zip. City pair no longer needs an employee. The insertion anomaly is gone. तो इससे क्या होगा, हमने देखा कि इंसर्शन anomaly खत्म होगी। अब देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक इस वाले टेबल में एक और सिटी एंटर करना चाहता हूं, मैं सिटी एंटर नहीं कर सकता जब मेरे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनोमली है ना, तो हमने इसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पे सेपरेट टेबल कर लिया। अगर इस टेबल में मैं सिटी एंटर करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं सिटी एंटर करूंगा, उसका साथ जिप कोड लिख दूंगा, इस चीज की जरूरत नहीं है। समरी इसकी है फ्रॉम मैसी टू क्लीन टेबल के लिए। फर्स्ट एनएफ में क्या करते हैं हम, eliminate repeating groups, make every value atomic. Second NF में remove partial dependency on composite key. Third normal form में remove transitive dependency between non key columns के दरमियान।